जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम जो 17 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि हम लोग विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जैसी एलटी के लिए जो 30 नंबर प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सभी देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न क्या बनता है, देखिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, देवगढ़ का जो दशा अवतार मंदिर है किस देवता को समर्पित है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्णा। राइट आंसर क्या होगा? 2 से 3 सेकंड का वेट करेंगे। आप लोग हमारे साथ कमेंट में आंसर बताते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग ये जरूर बताएंगे कि 30 प्रश्नों में किसका कितना सही हो रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं जैसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पहले आप लोग तुरंत वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले का बी, यानी विष्णु राइट आंसर है। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये कहाँ पे दोस्तों? यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के देवगढ़ में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों इस मंदिर का ये है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इससे कि यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है और यह भारत में पंचायतन मंदिर के रूप में जाना जाता है। पंचायतन बहुत पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग इसे स्टार कर लेंगे। पंचायतन मंदिर के रूप में जाना जाता है, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। तो अच्छे से शॉर्ट नोट में तैयार कर लीजिए और निश्चिंत रहिए, इसका पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। संता आना ये हवा है दोस्तों, पूछा गया है। संता आना हवाओं तथा जलवायु परिवर्तन में निम्नलिखित में से किस भूभाग में लगी आग से आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है? तो किस में हुई है दोस्तों? तो दक्षिण कैलिफोर्निया यानी यूएसए, साइबेरिया टाइगा, ऑस्ट्रेलियाई बुश फाइट या चिनचांगा फाइट। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए, दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में। जो सांता आना हवा है यह जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के भूभाग में लगी आग के आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है इस हवा से। चलिए, करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है थर्ड क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो इसका आंसर किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए। रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी का रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यह प्रश्न पूछा गया एग्जामों में। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसे तैयार करेंगे। 5वीं, 10वीं, 6ठी या 4थी किस अनुसूची से है? तो तीसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी 6वीं अनुसूची पे। और 6वीं अनुसूची में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करेंगे। तो आप लोग जरूर शॉर्ट नोट्स जरूर आप लोग एक अलग से नोट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए बेहतर नोट्स आपका तैयार हो जाए। भारत के संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ना, इसमें असम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का प्रश्न आ गया दोस्तों। क्या है देखिए, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से धैर्य बनाइए, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ ही जाए। देखिए दोस्तों इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम लोग अच्छे समझेंगे। तो आइए आप लोग बने रहिए। देखिए कह रहा है, पहले प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे हम लोग। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई, मतलब विकर्ण की लंबाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, आप लोग अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें दोस्तों क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आप लोग भी कमेंट में बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, आइए हम लोग निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का, क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल, यही इसका होता है, विकर्णों का गुणनफल। ये इसका क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है किसका, समचतुर्भुज का। चलिए अब मान रख दीजिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 500 रख दीजिए यहाँ पे। तो 500, ठीक, 500 हम लोग रख दिए बराबर 1/2 और क्या कह रहा है, इसके विकर्ण की लंबाई दे दिया है, तो विकर्णों की लंबाई पता हो गई, तो गुणे कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 रख देंगे। अब दूसरा निकाल देंगे विकर्णों, और क्या बोला है
विकर्णों का गुणनफल यानी दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, तो ये निकालना है। चलिए सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इधर 500 है, एज इट लिख देंगे इसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आप लोग भी सॉल्व करके बताइए दोस्तों। और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग सॉल्व करिए। तो 25 बटा कितना आएगा, 25/2। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो इधर कितना, इधर काटेंगे तो 250 हो जाएगा, 250 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आएगा दोस्तों, आप लोग भी बताइए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा हटाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्या होगा, आप लोग भी बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, आंसर तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे ही। देखिए जब यहाँ ये गुणे में इधर आएगा, इधर इधर इसके बटे में हो जाएगा, तो 500 बटा 25 हो जाएगा। जब इसके बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 20। जब ये 20 आएगा तो 20 गुणे 2 कर देंगे तो आएगा दोस्तों कितना, 40 आ जाएगा। यही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लेंगे, पुनः समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों बी, ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल आप रख देंगे। और हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो क्या, क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक। मान रख देंगे, 500 मान है, 500 इसका क्षेत्रफल दिया ही है, और बराबर 1/2, और एक के विकर्णों की लंबाई दे दी है 25। अब दूसरे का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर गुणे में इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 25 कट जाएगा। ये कितना आएगा दोस्तों, ये कटने पे आएगा 20, और इधर है आपका 2, तो इधर 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 जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये 2 तो बराबर 40। समझ में आ गया होगा, तो मुझे आशा है अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर है ए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे का राइट आंसर है दोस्तों 40, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों, सी 40 आया ना, सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने 11वां जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, प्रश्न रिपीट है, बस प्रश्नों का पैटर्न बदल गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों, सेम ही प्रश्न है हमें जहाँ समझ, हाँ ये सेम ही है प्रश्न है, उसमें भी उत्तर प्रदेश नहीं था ऑप्शन में, ठीक है। पांचवें का राइट आंसर दोस्तों डी, मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आप लोग कमेंट करेंगे, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से 8 राज्य है आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने छठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है आपका, लगातार प्रैक्टिस सेट चल रही है दोस्तों। जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। JSC-LT की शानदार तैयारी करने के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, एक बार आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वाइज एंड GS की 30 नंबर की GS की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पर हैं, बस आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा। बहुत जल्द दोस्तों बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए ASK टीचिंग टेम्पल पर, और आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से मैं सभी चीज़ों को लेकर चलूँगा। भारत के संविधान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, ये भी प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है। 44, 47, 97, 67। छठे का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी 97, 97 है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या चीज़ होगी, भारत के जो संविधान में संघ सूची में 97 विषय हैं, कितने, 97 है। संविधान के 7वीं अनुसूची में तीन सूचियाँ मेंशन की गई हैं। वो तीनों सूची है कौन दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी बनते हैं। उन सूचियों में किससे प्रश्न बनते हैं हम डिस्कस करेंगे। देखिए 3 सूचियाँ कौन कौन सी है, संघ सूची होगी, आपकी राज्य सूची होगी, और समवर्ती सूची होगी। इन तीनों सूचियों में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं वही पूछा गया है, तो आप लोग उससे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अगला देखेंगे, सभी का PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। सभी नोट्स एंड क्लास नोट्स एंड सभी लेक्चर के नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण सूचना भी वहीं पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा नाम, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। राइट आंसर क्या है कमेंट में आप लोग बताते चलेंगे, मुझे आशा है आप लोग अच्छा बताएंगे इसका आंसर। 7वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, क्योंकि बहुत बार हम लोग सॉल्व करा चुके हैं अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं हम लोग मिलकर। असहयोग आंदोलन,
और आप लोग ये बताइए असहयोग आंदोलन हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो ये प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ये कब चलाया गया था? 4 सितंबर 1920, बहुत पूछा गया है। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका अहिंसक प्रतिरोध, बहिष्कार एवं सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के विरुद्ध या भारतीयों को एकजुट होना, यही इसका मूल उद्देश्य था। चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं ने ओलंपिक में पहली बार कब प्रतिस्पर्धा की थी? कभी कभी प्रश्न स्ट्रेटेजी से बन ही जाते हैं, निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट करूंगा ASK टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म से। तो बस आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए शानदार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्रों को यह पता चल सके कि कितनी शानदार तरीके से ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा तैयारी कराई जा रही है। 1900, 1912, 1936, 1920 राइट आंसर है 8वें का ए, मतलब 1900 में। महिलाओं ने ओलंपिक में पहली बार 1900 में प्रतिस्पर्धा की थी। भारत में पहली महिला ओलंपियन नीलिमा घोष थी। कौन थी? नीलिमा घोष। लिख लीजिएगा इसे, 60 मिनट्स में बहुत पूछा जा सकता है स्ट्रेटेजी के संबंधित। कौन थी? नीलिमा घोष थी, जिन्होंने 1935 में दोस्तों, कब? 1935 की ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस देश में है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बांग्लादेश में। मैत्री जो सुपर थर्मल पावर है ये बांग्लादेश के खुलना मंडल में रामपल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां। जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? कौन था ये? किसका वास्तविक नाम है? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, कर्जन, हार्डिंग। तो 10वां का राइट आंसर आप लोग भी साथ में बताते चलेंगे कमेंट में। क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइए। 10वें का हो जाएगा दोस्तों ए, लॉर्ड डलहौजी का नाम ही है। लॉर्ड डलहौजी का ही असली नाम दोस्तों जेम्स एंड्रयू रैमसे है। कभी कभी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। जेम्स एंड्रयू रैमसे जिन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इसका नाम जेम्स एंड्रयू है। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है एग्जामों में। आइए दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? बहुत पूछा गया प्रश्न। राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी या अशफाक उल्ला खां। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि हम लोग UPPSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे जो भी हमारा लेक्चर चल रहा है सब्जेक्ट वाइज का। और दोस्तों जो 30 नंबर की हम लोग तैयारी करें इसकी भी, और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मैं अच्छे से संतुलित कर चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो बस आप लोग समझते हुए आंसर कमेंट में देते रहेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। और कोई भी चीज़ आप लोग सजेशन देना चाहते हैं ASK टीचिंग टेम्पल को, तो आप लोग दीजिए, मैं उसको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कंप्लीट करने के लिए। चलिए इसका आंसर दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सूरसेन। सूरसेन नहीं है। काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त कब हुई थी दोस्तों? ये 9 अगस्त 1925 में हुई थी। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की ऐतिहासिक घटना थी, जिससे सूर्यसेन का संबंध नहीं था इससे। तो ये सभी हैं इससे संबंधित, लेकिन सूर्यसेन इससे संबंधित नहीं है, और इसका नाम नया कर दिया गया। आप लोग भी कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, सभी दोस्तों को पता होगा। ये इसका आंसर आप लोग तो बिल्कुल गलत मत करिएगा। तो इसका आंसर होगा क्या? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होती है इस चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चावल की खेती के लिए आदर्श होती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। शिवाजी, देखिए प्रश्न पुनः आ गया। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेश मुखी वसूला जाता था? देखिए दोस्तों, GS में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग पैटर्न को फॉलो करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए। तो अगली क्लास शेड्यूल में लगी हुई है आपकी, जो हम लोग UPPSC वाले प्रश्न देख रहे हैं, तो आप लोग उसे जरूर अटेंड करिएगा। ऑलरेडी मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, 2 UPPSC वाले प्रश्न करा चुका हूँ। लगभग हम लोग 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, और इसका जो शेड्यूल में क्लास लगी है वो लास्ट क्लास होगी UPPSC वाले क्वेश्चन की, 3 सब्जेक्ट की, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न एंड आपका मेडाइवल। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग करेंगे साथ में। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी, 1/10 भाग। 1/10 की दर से लिया करते थे। सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य का इस्तेमाल की जाने वाली एक कर प्रणाली थी, जो किसी क्षेत्र में एकत्रित कुल राजस्व का 10वां हिस्सा अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था। ये आपको पता होना चाहिए।
चलिए, हाल ही में AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? पुणे, अमरावती, मुंबई, हैदराबाद। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मतलब हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। करंट के लिए निश्चित रहिए। ऑलरेडी मैं करंट करा चुका हूँ जनवरी से दोस्तों, जनवरी से नवंबर तक के करंट को 2 मैगजीन को मैं कंप्लीट कराया हूँ। आप लोग उसे जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो जितने भी प्रश्न 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे करंट से, सभी मिल जाएंगे। आप लोग अच्छे से उसे कंप्लीट करिए। दिसंबर का मैं जल्द से जल्द लेके आ रहा हूँ, ठीक है? दिसंबर का। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस में? अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद या रामपुर। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रामपुर में। 16 क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष में 4 स्थानों में से एक पर बारी बारी से लगता है। प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो किस में एक लगता है दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 12 हरिद्वार। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थानों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगता है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न कभी कभी यहाँ से बना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या सबसे कम है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। और देखिए लगातार 2 से 3 प्रश्न या कभी कभी 2 या 3 प्रश्न आपका जनगणना से भी आ रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, जनगणना को भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए ES के टीचिंग टेम्पल से जुड़कर। और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप लोग आज के सेशन को बताएंगे कैसा लगा, कितने शानदार तरीके से हम लोग विस्तृत व्याख्या के साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यूनतम जनसंख्या कितना था? 46 था। एवं सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। कौन? दिल्ली था। कितना था इसका? 11,320। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, प्रश्न बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैथ का आ गया, इसे भी आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझ में आए। यदि क्या है दोस्तों? यदि 2a बराबर 3b या 2a बराबर 3b 3b बराबर 4c हो तो ABC का क्या होगा? मतलब अनुपात आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। बस आप लोग समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। देखिए समझेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर x मान लेंगे हम लोग। चलिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर x/2 बराबर x/3। यहाँ पे b होगा। एक बार पुनः हम लोग देखेंगे, चीज़ें थोड़ा सा गलत हो रही हैं, अच्छे से आप लोग समझते रहेंगे। देखिए क्या होगा? a बराबर हो जाएगा आपका x/2। समझ में आ रहा होगा? कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए कमेंट में। a बराबर x/2, b बराबर हो जाएगा दोस्तों x/3 एंड c बराबर दोस्तों हो जाएगा x/4। ये समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो हम लोग x माने बस उसी का निकाल रहे हैं। चलिए अब देखिए, a अनुपात b अनुपात c, ये कहाँ से आया? इसका सभी का मैंने अनुपात ले लिया, ठीक है। अब और क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा x/2 अनुपात x/3 अनुपात x/4, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा? सेम उसी का आगे हम लोग गुणा करके निकालेंगे गुणा करके कितना आएगा? 6x अनुपात 4x अनुपात 3x। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। इतना समझ में आया होगा दोस्तों आप लोग को? तो देखिए हम समझते हैं। यहाँ से क्या आया था? a अनुपात b अनुपात c ये मिला था। तो और क्या मिला था? x अनुपात 2 अनुपात x अनुपात 3 x अनुपात 4। अब ये मिला था तो हम इसको क्या कर लेंगे? 6x अनुपात 4x अनुपात 3x। तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही मिलेगा आंसर में। तो ये 6 अनुपात कहाँ है पे? राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। समझ में अच्छे से आ गया होगा? अच्छे से आप लोग समझ में आएगा, कमेंट में करिएगा कि समझ में आया। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की। इसका मुख्यालय कहाँ है? पणजी, कोच्चि, बेंगलुरु, नवी मुंबई। 19 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा डी, नवी मुंबई है। कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय करने की जो घोषणा की है, इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। चलिए 20 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सभी दोस्तों को पता होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। ये रहा दोस्तों ऑप्शन है, नीचे दिए गए कुल का सही आंसर देना है। तो राइट आंसर है दोस्तों 20 का डी, मतलब 1 2 3 6 ये सही है। मतलब कौन कौन सही है?
कह रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को छूने वाले उत्तर प्रदेश के 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं। आप लोग एटलस में देखिएगा, यूपी वाले मैप में, तो आपको दिखेगा जो 11 स्टेट हैं। आइए आगे बढ़ते हम लोग। 21 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, स्टार कर लेंगे। ब्लू माउंटेन शिखर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मिजोरम। आप लोग एटलस में देखिएगा, उत्तर भारत की तरफ, मतलब सेवन सिस्टर की तरफ आप लोग देखिए। सेवन सिस्टर की तरफ देखेंगे ना, आपको दिखेगा इधर साइड। मैं थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे देखेंगे। ये इधर साइड ना, ये पूरा इस साइड, ये पूरा जो सेवन सिस्टर है इधर की तरफ आप लोग देखिए अच्छे से, देखिए आपको दिखेगा। तो ये राइट आंसर होगा क्या? 21 का राइट आंसर डी, मतलब मिजोरम। मिजोरम की साइड है। ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 2157 मीटर है। 2157 मीटर है। यह म्यांमार सीमा के पास मिजोरम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के लांगतलाई जिले में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझ में आना चाहिए आप लोग को। चलिए, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी दोस्तों को पता होगा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक, लैक्टिक एसिड पूछा भी गया है दोस्तों, वनडे एग्जामों में बहुत पूछा गया है ऐसे प्रश्न है। 22 का राइट आंसर ए, फार्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। और घास, दूसरी घास के जो घास होता है उसकी जड़ों में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। घास की जड़ों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है कि एसिटिक, ऑक्जेलिक? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे 23। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? कौन है? ऑगस्ट केकर हाफ्स या बॉब थॉमस, रॉबर्ट चार्ल्स? सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। और कंप्यूटर के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, क्लासेस बहुत जल्द हम लोग कंप्यूटर की स्टार्ट कर रहे हैं। एक या दो प्रश्न आ रहे हैं, कभी कभी एक दो ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में, तो निश्चिंत रहिए, आपको मिलेगा। अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर मैं लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द आपके साथ वो क्लास शेयर होगी। चलिए 23वां का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? ऑगस्ट केकर्स हाफ्स हैं। चलिए, ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाली मुख्य परिघटना है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, बाह्य मंडल? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका, सभी का आंसर सही होना चाहिए दोस्तों। 24 का बी, और सभी का सही होगा, मुझे पता है। चलिए देखिए, ओजोन मंडल का जो क्षरण समताप मंडल में होता है, यह पृथ्वी की सतह से लगभग कितना है? 12 से 50 किलोमीटर की ऊपर की तरफ होता है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, लगे रहिए और आंसर अपना कमेंट में देते रहिए। निम्नलिखित नदियों में से उद्गम सुमेलित कौन नहीं है? यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक, महानदी, गंगोत्री? तो किसका सुमेलित नहीं है? 25 का डी, महानदी गंगोत्री। ये गलत है दोस्तों। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से निकलती है। बकिया सभी सही है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसमें है? असम राज्य, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय? 26 का दोस्तों हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। चलिए 27 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जो मित्र नए चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से विजिट करिए, और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों में खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी बेरी? 27 का राइट आंसर क्या होगा? सभी सुमेलित हैं दोस्तों। क्या कौन नहीं पूछा? देखिए मैं गलत कर देता हूँ कभी कभी, देखिए, लेकिन आप लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और ऐसे आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो बिल्कुल आते हुए प्रश्न को गलत बिल्कुल मत करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब पूछे नहीं है कि सही है, तो आप लोग उसे गोला कर लिया करिए, ताकि आपको समझ में आता है हमें आंसर किस में देना है, नहीं में कि सही में। चलिए 27 का राइट आंसर सी, मतलब विटामिन ए गठिया, यही गलत है। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम आप लोग नोट करते रहेंगे शॉर्ट नोट्स में, मैं चीज़ों को बताता चल रहा हूँ। देखिए क्या होगा, कह रहा है विटामिन ए का जो केमिकल नाम है यानी रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, आपको पता होगा। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी, ये सही है। और विटामिन बी थ्री जिसे नियासिन के नाम से जानते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम है, इसके कमी से पिलागरा रोग नामक होता है। और विटामिन सी इसका जो नाम है रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों में खून आना, सही है। विटामिन डी का सभी दोस्तों को पता होगा कैल्सीफेरॉल है।
रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग होता है इसे, जिसे हम सुगंधी कहते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य के सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन होगा इसका, आप लोग बताइए। देखिए सारी चीज़ों को, चारों ऑप्शन को देखिए आप लोग। किसानों को अपने खेत में बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या उन्हें बीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। किसानों, आप लोग देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से देख के आप लोग आंसर करिए दोस्तों। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, मतलब ये वाला ऊपर वाला बी राइट आंसर है। यहाँ पे किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, ये भी एक मैथ का लास्ट मैथ है। 3 प्रश्न मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग लगातार सॉल्व करते चल रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। हम लोग व्याख्या सही सॉल्व कर रहे हैं। एकत्रित, चलिए देखते हैं। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रति 10 आंकड़ों को एकत्रित किया है, मतलब 5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12, 4, 1। इसकी माध्यिका होगी। देखिए माध्यिका से हम लोग 2 से 3 बार प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, और माध्यिका का फार्मूला आपको पता है। जब फार्मूला अगर पता है तो प्रश्न बहुत ईजी हो गया आप लोग के लिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है इतना है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये संख्या कितनी है? 11। ये आप नोट करके रखिए, इसकी अभी आवश्यकता होगी। तो माध्यिका निकालना है, और आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। सॉल्व करिए सभी लोग, आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ। देखिए क्या होगा। आरोही क्रम में लिख लीजिए इसे। आरोही क्रम में जब हम इस श्रृंखला को हम लोग लिखेंगे तो आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है दोस्तों। छोटा 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 6, 6, फिर 7, 8, 12, 12। यही है सारी चीज़ें, ठीक है। इतना हम लोग लिख लिए। अब माध्यिका का फार्मूला दोस्तों जो होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है n + n+1, n+1/2 वहाँ पद, ये फार्मूला होता है। टोटल पद कितना था? 11। अभी हम लोग यहाँ से जोड़ कर निकाले हैं। आप लोग जरूर सॉल्व करिए, प्रश्न बहुत ईजी है। n+1/2 वहाँ पद, और n का मान हम लोग निकाल लिए, 11 था। क्या था दोस्तों? 11। तो 11 लिख देंगे, 11 + 1/2 तो 12 हो जाएगा। 12/6 जब काटेंगे तो आएगा आपका 6। कितना आएगा? 6 दोस्तों। तो आ गया 6 निकल कर। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है 6। सी इज द राइट आंसर। सभी दोस्तों को समझ में आया होगा, कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न बहुत ईजी था, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर थोड़ा बहुत आपको मैथ आता है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। 3 प्रश्नों में से आप लोग 2 तो सॉल्व कर ही ले जाएंगे। अगर 2 नहीं आते तो 1 तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। अगर माध्यिका से आ गया तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर सीरीज सॉल्व करने मतलब समीकरण आया तो भी सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हर प्रैक्टिस सेट में तीनों सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। अब आप लोग को अगले प्रैक्टिस सेट से एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने का मैं दूंगा, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहवा, चाय, तंबाकू, कोकोआ। तो 30 का लास्ट प्रश्न है आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का। तो राइट आंसर ए कहवा के लिए है। चलिए अब आप लोग बताइए 30 प्रश्न में से किस मित्र का कितना सही हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं 30 नंबर एलटी के लिए, और जीएस की लगातार क्लासेस सब्जेक्ट वाइज चल रही हैं। तो अगला प्रैक्टिस सेट पाने के लिए 13 नंबर का, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।